डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं और मैंने इसके पहले ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत से टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आई होप आप लोग उन सभी टॉपिक को देख रहे हो और फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। बच्चों, जिन बच्चों ने वो सब नहीं देखा है वीडियो, तो आई होप आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर पहले उनको जरूर देखें, इसके बाद कंटिन्यू करें। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, तो आप देखोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में ही एनसीईआरटी के बुक में आप देखोगे तो वहां पे ग्रेविटेशन से रिलेटेड थ्योरी है, फिर उसके आधे पार्ट में वहां पे फ्लूइड से रिलेटेड या मेनली बात करें तो लिक्विड से रिलेटेड आपके चीजें हैं, है ना। इस लिक्विड के अंदर प्रेशर, बुआयंट फोर्स, बुआयंसी, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीजें बात करा है उसमें एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन के अदर हाफ पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कई जगह फ्लूइड के नाम से भी देखोगे, है ना। तो पहले आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, केवल हम देखेंगे थ्रस्ट और प्रेशर, है ना, इनसे रिलेटेड। और फिर हम देखेंगे कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो लिक्विड के वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है। तो मेनली हमारा दो टॉपिक होने वाला है, क्या, थ्रस्ट और प्रेशर। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने थ्रस्ट का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। बच्चों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम बहुत तरीके से फोर्स लगा सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देखें तो ये हमारे पास एक क्या है, ब्लॉक है ना, इसका सरफेस है। तो हम इस ब्लॉक के ऊपर ये जो नेल है, आयरन नेल या कील बोले, तो कील को मैं डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, किसी एक एंगल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। कई तरीके से मैं इसको ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ। लेकिन बच्चों, अगर जो फोर्स इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है बच्चों, है ना। बस क्या है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। अगर ये आपका सपोज करो मेरा हाथ ऐसे है और फिर अब इसके परपेंडिकुलर लगाना होगा तो आप ऐसे लगाओगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लॉक देखो बच्चों इस तरीके से रखा है और यहाँ पे देखो एक नेल के हेल्प से इसको अंदर के तरफ यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये भी आपका क्या बोला जाएगा, थ्रस्ट। ठीक है, लेकिन आप सपोज करो बच्चों ये मेरा हाथ है ऐसे, है ना, मैं मान ले रहा हूँ कि सरफेस ऐसे है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये किसी एक एंगल पे लगा रहा हूँ बच्चों, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर रहता तो फिर थ्रस्ट बोला जाता, लेकिन अगर ऐसे मैं लगा रहा हूँ किसी एंगल पे तो ये थ्रस्ट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इसका कुछ पार्ट, इस फोर्स का कुछ पार्ट होगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसको हम थ्रस्ट बोल सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा फोर्स जो है ऐसे अगर हम किसी एंगल पे लगा रहे हैं तो वो थ्रस्ट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे प्रेशर की बात अभी हम करेंगे आगे, है ना। अब बात कर लेते हैं कि थ्रस्ट से और क्या। तो जो थ्रस्ट है बच्चों, उसका अलग अलग एरिया के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है ना। यहाँ पे दिया है क्या, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, है ना। कि बच्चों अगर मैं बात करूं कि आप लोग जितना फोर्स लगा रहे हो, आप वही फोर्स अगर कम एरिया पे लगा रहे हो तो अलग इफेक्ट दिखने वाला है, उसी फोर्स को ज्यादा एरिया के ऊपर लगाओगे तो अलग इफेक्ट दिखेगा आपको। मतलब डिपेंड करता है, जो थ्रस्ट का इफेक्ट है बच्चों वो अलग अलग एरिया पे अलग अलग होता है और उसके वजह से एक अनदर क्वांटिटी पढ़ने को मिलता है हमको, क्या, प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। सेम अमाउंट का फोर्स बच्चों एक एरिया, कम एरिया पे अलग इफेक्ट शो करेगा, ज्यादा एरिया पे अलग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें कि यूनिट एरिया पे अगर कोई फोर्स जो है बच्चों, कोई भी थ्रस्ट है या कोई भी फोर्स है परपेंडिकुलर, वो यूनिट एरिया पे कितना इफेक्ट डाल रहा है या कितना इफेक्ट शो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। ठीक है, अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बच्चों, हमको फोर्स के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस हमको देखना है कि सरफेस कौन सा है उसके यूनिट एरिया पे
उसके यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, बस उसका मैग्नीट्यूड, उससे मतलब है हमको प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो इसके लिए फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है P इक्वल F परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया, है ना, क्योंकि हमको यूनिट एरिया के ऊपर इफेक्ट देखना है। तो अलग अलग एरिया के ऊपर तो हमको पता, पहले हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग एरिया के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होगा, लेकिन यूनिट एरिया के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहा है वो बोला जाता है प्रेशर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों की परपेंडिकुलर फोर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट ना, क्या, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि थ्रस्ट अपॉन एरिया आपका जो होगा बच्चों वो क्या बोला जा सकता है, प्रेशर। तो प्रेशर के लिए आप परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बोलो या थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्रेशर के एसआई यूनिट की। तो प्रेशर की एसआई यूनिट बच्चों ये थ्रस्ट है, थ्रस्ट मतलब फोर्स ना, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। गुड, तो क्या आएगा, न्यूटन। और एरिया की एसआई यूनिट बच्चों मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। जब भी आप एरिया मीन्स निकालते हो तो आप दो लेंथ का मल्टीप्लाई करते हो, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। और इसका दूसरा नाम है बच्चों क्या, पास्कल, क्या, पास्कल, है ना। और पास्कल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, क्या, एसआई यूनिट पास्कल, है ना। और पास्कल को ही हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात कर ले, तो सीजीएस यूनिट, तो फिर आप बताओ बच्चों फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन, तो डायन सर, है ना। और एरिया का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। या इसका कई जगह पे आपको बच्चों नाम मिल सकता है दूसरा, बैरे बोला जाता है, BARYE, है ना, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये ऑथेंटिक नहीं है बच्चों। ठीक है, आप तो ये याद रखना है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या कहीं पे आपको मिल सकता है ये बैरे। ठीक है, और बच्चों प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं। ठीक है, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे कि हम लोग टॉर में भी मेजर करते हैं, टॉर, क्या, टॉर भी मेजर करते हैं। एटीएम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एटीएम यूज करा जाता है। 1 एटीएम की वैल्यू मैं बता दूं, आई होप आप लोग ये सब चीजें नोट कर लिए होंगे। तो मैंने क्या बताया, टॉर भी आपका प्रेशर की यूनिट है। फिर 1 एटीएम, 1 एटीएम, है ना, ये भी प्रेशर की यूनिट है। इसका वैल्यू बच्चों पास्कल में मैं बता दूं, ये आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सोचो क्या है ये, इसका मतलब यह है कि अगर अपन के पास 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर विड्थ का कोई एक एरिया हो, है ना, आप ऐसे सपोज करो कि आपके पास एक न्यूज़पेपर है, या आपके पास एक कार्डबोर्ड है जिसका 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, तो एरिया क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 10⁵, मतलब 1 लाख न्यूटन फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, मैंने टॉर बताया आपको कि टॉर भी आपका होता है। इसी तरीके से बार भी होता है बच्चों, क्या, 1 बार, 1 बार का भी वैल्यू होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये सब अदर यूनिट है बच्चों। जैसे वाटर के अंदर अलग, ज्यादातर वाटर के अंदर टॉर्क यूज करा जाता है, एटमॉस्फेयर के लिए बार या एटीएम यूज करा जाता है ना, अलग अलग जगह। बाकी आपको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के वजह से जो प्रेशर या डायरेक्ट आप फोर्स लगा रहे हो उसके वजह से जब प्रेशर निकालते हो तो हम जनरली पास्कल में ही कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये अदर यूनिट बस याद रखने हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है, अलग अलग जगह सुनने को मिलेगा इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया प्रेशर का, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था, P इक्वल F अपॉन में A। हाँ, F परपेंडिकुलर फोर्स है ना, बट हम अभी के लिए बस फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि फोर्स, प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि
किसी एक गिवन एरिया पे, है ना, आप एरिया फिक्स कर दो, एरिया फिक्स कर दो, तब प्रेशर जो होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गिवन एरिया के लिए एक ज्यादा वेट का ऑब्जेक्ट है, एक कम वेट का ऑब्जेक्ट है, तो ज्यादा वेट वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसलिए वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना। कम वेट वाला कम फोर्स लगाएगा, वो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सिंपल सी बात है ना। आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आप किसी के ऊपर खड़े हो, है ना, और आपका एक कोई छोटा सा भाई हो जो 5-6 साल का हो, वो किसी के ऊपर खड़े होगा, तो वो आप जाहिर सी बात है आप ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो वेट है वो ज्यादा है, उसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट होगा, फोर्स कम लगाओगे किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो प्रेशर भी कम एग्जर्ट होगा। ठीक है। बाकी इसका दूसरा इफेक्ट बच्चों, दूसरा इफेक्ट क्या, दूसरा इफेक्ट कि अगर हम फोर्स सेम ले, है ना, फोर्स सेम ले और बात करें एरिया के क्या होने वाला है, तो एरिया के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। मतलब कि अगर एरिया फॉर ए गिवन फोर्स, है ना, फोर्स आप फिक्स कर लो, तो गिवन फोर्स एरिया के जो है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ज्यादा एरिया वाला कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा और कम एरिया वाला ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो बच्चों किसी के ऊपर खड़े हो, है ना, एक बार आप दोनों पैर से खड़े होना उसके ऊपर, है ना, और एक बार एक पैर से खड़े होना। वो आदमी फिर आपको बताएगा कि जब आप मतलब दोनों पैर से उसके ऊपर खड़े हो, है ना, उसके हाथ पे या उसके ऊपर, जैसे भी आप एक्सपेरिमेंट घर पे करना है कर लेना, तो आप देखोगे जब एक पैर से आप खड़े होगे, तो एक पैर से खड़े होगे तो आपका जो एरिया है बच्चों वो क्या हो गया, कम हो गया ना, केवल एक ही पैर है। लेकिन आपका वेट तो दोनों बार सेम ही है ना, जब आप दोनों पैर से खड़े हो रहे हो तो जितना वेट है, जब आप एक पैर से खड़े हो रहे हो तो जितना वेट है, तो वेट मतलब कि फोर्स तो जितना आप लगा रहे हो वो दोनों बार सेम है। लेकिन एरिया क्या है, जब दोनों पैर से खड़े हो तो एरिया ज्यादा, तो उस बार प्रेशर कम एग्जर्ट होगा। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा, है ना। इसको दूसरे डायग्राम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, है ना, और ये क्या कर रहा है, उंगली से प्रेस कर रहा है, उंगली से, है ना, उंगली से प्रेस कर रहा है, तो आप देख रहे हो। और फिर क्या कर रहा है, उसी के ऊपर आप एक पॉइंटेड नेल, है ना, कील रख के उसके ऊपर उतना ही फोर्स, दोनों बार सेम फोर्स लगाना है। फोर्स बच्चों यहाँ पे जितना फोर्स है F, यहाँ पे जितना फोर्स है वो दोनों बार सेम है, फोर्स सेम रखेंगे अपन। बस अपन कर क्या रहे हैं, एक बार डायरेक्ट उंगली से लगा रहे हैं तो एरिया आपके पूरे उंगली का आएगा। बाकी एक बार आप बच्चों यहाँ पे देखो तो केवल अब पॉइंटेड किल जो है पॉइंटेड है ना, तो उसका एरिया कम होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या है बच्चों, लार्ज, एरिया है लार्ज, और यहाँ पे एरिया है स्मॉल, है ना। तो एरिया ज्यादा हुआ बच्चों तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपका लिखा है स्मॉल प्रेशर, स्मॉल प्रेशर। और यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, ये कील का जो पॉइंटेड है वो एरिया बहुत कम होगा ना, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, तो ये लार्ज प्रेशर। ठीक है, लार्ज प्रेशर। यहाँ पे आप दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट का तो वेट फिक्स है। एक क्या करा मैंने, एक ज्यादा बड़े एरिया वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा और उसी ऑब्जेक्ट के कम एरिया वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे कम प्रेशर, ये लो प्रेशर लिखा है। यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एग्जर्ट होगा। ठीक है, घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। आप क्या करो, एक ईंट ले लो, है ना, है ना, तो आप सैंड के ऊपर कर सकते हो। आप क्या करना, एक बार ईंट को इस तरफ से, मतलब आप क्या करना कि यहाँ पे आप, चलो आगे डायग्राम है ऐसे, एक बार ईंट को आप क्या करना है, इस तरीके से छोड़ना और देखना कि वो सैंड के अंदर कितना गड्ढा कर रहा है या मतलब मिट्टी के अंदर कितना गड्ढा कर रहा है। एक बार आप इसी को, इस ब्रिक को आप ऐसे फ्लैट के तरफ गिराना, सेम हाइट से छोड़ना, तो आप देखोगे बच्चों जब आप इस वाले में एरिया आपका क्या होगा, कम होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा और ज्यादा अंदर तक गड्ढा करेगा। जब आप फ्लैट सरफेस की तरफ से उसको गिराओगे तो उस बार एरिया ज्यादा होगा और प्रेशर वो कम एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो सैंड के अंदर या गीली मिट्टी के अंदर कम जाएगा। ठीक है, एरिया कम अंदर जाएगा। एरिया कम रहेगा तो ज्यादा प्रेशर करेगा तो ज्यादा अंदर जाएगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो कम अंदर जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आई होप आप लोग
ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये सभी आप लोग अपने घर के आसपास देखे होंगे। ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना इससे रिलेटेड। चलिए अब सर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करा दीजिए, तब बात बने कुछ। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक ब्लॉक है बच्चों, वो किसी टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, ओके। कह द मास ऑफ ब्लॉक इज 5 kg। तुरंत आप लोग बच्चों फिजिक्स में यही करना रहता है अपने को, मास कितना है 5 kg। ओके सर, ठीक है। और कह रहा है द डायमेंशन आर इतना इतना इतना, मतलब उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया है। लेंथ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ it is made to lie on the table top with its sides of dimension। अब आप बच्चों ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि ये आपका डायमेंशन दे दिया, ये बता दिया कि ये बॉक्स है, इसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ इतना है, हाइट इतना है, वो दे दिया। वो कह रहा है कि एक बार आपको क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, इस तरीके से रखना है कि ये जो नीचे वाला एरिया है, कि मतलब नीचे में कौन सा है, ये 20x10 वाला सरफेस पड़े, और एक बार ऐसे रखना है कि 40x20 वाला सरफेस टेबल के ऊपर पड़े। तो बच्चों दोनों बार में मास तो क्या होने वाला है, मास तो 5 kg ही रहने वाला है ना। ठीक है, मास क्या है 5 kg। तो अब आप बताओ मास 5 kg है तो फोर्स ये क्या अलग अलग लगाएगा कि दोनों केस में फोर्स सेम लगाएगा, टेबल के ऊपर फोर्स सेम लगाएगा। क्या प्रेशर सेम लगाएगा, क्या नहीं, प्रेशर अलग होगा। क्यों, क्योंकि इस बार एरिया अलग है, टेबल के ऊपर जो कांटेक्ट में एरिया है वो अलग है, इस बार अलग है। तो दोनों बार फोर्स तो टेबल के ऊपर सेम लगेगा, लेकिन ये जो ब्लॉक है उसका एरिया अलग अलग है, तो वो प्रेशर टेबल के ऊपर अलग अलग एग्जर्ट करेगा, और वही अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P = F परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया। तो अब आप बताओ ना बच्चों, जब आप डायरेक्टली उसके ऊपर खड़े हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो टेबल के ऊपर, तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, और वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा कितना, आप बताओ। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हो या किसी टेबल के ऊपर खड़े हो, तो आप कितना उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होगे, एग्जैक्टली वेट के बराबर। जिन बच्चों को नहीं ध्यान में आया उसको ध्यान में आना चाहिए था। क्या आपका जितना वेट होगा उतना ही तो फोर्स आप लगाओगे ना दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरीके से ये ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर रखा है, तो इसका वेट के बराबर ही तो वो टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगा ना। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या, वेट अपॉन में एरिया ऑफ द ब्लॉक। वेट को हम क्या बोलते हैं फॉर्मूला बच्चों, वेट का फॉर्मूला हम अपने को पता है m × g, मैंने बता रखा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो अब मास दिया है ऑब्जेक्ट का, g आप ले लेते हैं 10, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मास 5 × 10। अब बात आती है बच्चों एरिया। एरिया आप देखो, एक बार इस बार अलग एरिया क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे एक और होगा ना सरफेस, इस तरीके से ये एक बार ये वाला एरिया रहेगा, और एक बार बच्चों यहाँ पे आप देखो ये वाला एरिया, एक बार इस बेस का एरिया। तो दोनों केस में बच्चों बेस अलग अलग हैं, तो दोनों का एरिया भी अलग अलग होगा। इस बार एरिया कैलकुलेट करो तो ये पहले का प्रेशर मिल जाएगा। तो चलो P1 के लिए हम A1 ले लेंगे, इसका एरिया, और इसका एरिया A2 ले लेंगे। चलिए हम A1 A2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार A1 रखेंगे तो P1 देख लेंगे, और एक बार A2 रखेंगे तो P2 देख लेंगे। ठीक है, तो A1 कैलकुलेट करें बच्चों, A1 क्या है, एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप देखोगे ध्यान से बच्चों तो आपको क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ही तो दिख रहा होगा, है ना, रेक्टेंगल ही तो दिखता है ना। जब आप साइड से देखोगे तो वो रेक्टेंगल, किसी भी बॉक्स को आप देखोगे साइड से तो वो रेक्टेंगल ही तो दिखेगा आपको। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही है बच्चों बॉक्स, समझ लो यही है 5 kg का बॉक्स है। अब कह रहा है कि एक बार आप इसको ऐसे रखो टेबल के ऊपर, है ना, एक बार कह रहा है कि ऐसे रखो। तो जब आप ऐसे रखोगे तो बच्चों एरिया क्या बनेगा, ये तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल शेप का। जब आप ऐसे रखोगे तो एरिया क्या बनेगा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये भी रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों। और जब ऐसे रखोगे तो ये एरिया, तो यही एक बार आपको, जब आप ऐसे रखोगे तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करो,
जब आप ऐसे रखोगे तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, सिंपल। और मास सेम है दोनों केस में, मास सेम होगा तो वेट भी दोनों सेम होगा, तो मतलब दोनों केस में आप 50 न्यूटन ही आएगा। 5 × 10 करोगे तो चलिए अब देखते हैं एरिया कैलकुलेट करते हो तो एक बार क्या होगा 20 × 10, A1 आपका क्या होगा 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, A2 क्या आएगा, A2 है बच्चों आपका, देखो 40 × 20, लेंथ आप इसको ले लो, ब्रीथ इसको ले लो, किसी को लेंथ किसी को ब्रीथ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 40 × 20 और दोनों सेंटीमीटर में, तो फिर से क्या आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बच्चों वहां पे देखो वेट आपका क्या है दोनों केस में 5 × 10 मास इंटू जी, है ना, मास इंटू जी, तो 50 न्यूटन। तो वेट तो दोनों केस में सेम फोर्स लगने वाला है, तो ये तो सही है। अब आप ध्यान दो ये तो न्यूटन में है बच्चों, लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एसआई यूनिट क्या बताया मैंने एरिया का, मीटर स्क्वायर ना, तो अपने को इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना होगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो अब कई लोगों को लग सकता है कि क्या कर दे बच्चों, डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाना है। मैंने बताया कि जब आप छोटी, सेंटीमीटर छोटा है बच्चों, छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो डिवाइड करते हो, क्योंकि नंबर बड़े यूनिट के साथ जो नंबर आता है वो छोटा आता है और छोटे यूनिट के साथ नंबर बड़ा आता है। कैसे सर बोल रहे हैं, अरे यार 1 सेंटीमीटर में उल्टा, आप बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अब देखो मीटर के साथ नंबर आ रहा है 1, सेंटीमीटर के साथ आ रहा है नंबर 100, तो छोटे यूनिट के साथ बड़ा नंबर आ रहा है, बड़े यूनिट के साथ छोटा नंबर आ रहा है ना, यही तो बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको नंबर छोटा आएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब बात आता है कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने से, तो कई लोगों को लग सकता है 100 से, बट बच्चों यहाँ पे ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ध्यान दो। तो 100 से नहीं, आप इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से स्क्वायर करोगे तो 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 100 से। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर थोड़ी है ये, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ठीक है, आई होप ये वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ध्यान रखना कितने से डिवाइड करना है, 10,000 से। तो 10,000 से इसको भी डिवाइड कर दो, 10,000 से इसको भी डिवाइड कर दो, 10,000 से इसको भी डिवाइड कर दो, 10,000 से इसको भी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे A2 क्या आ जाएगा 800 अपॉन में 10,000 इतना। अब मीटर स्क्वायर आप लिखो दिल खोल के एकदम, तो 2 जीरो कट गया, क्या आ गया 8/100 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया A2। ठीक है, A1 क्या आएगा सर, तो A1 भी इसी तरीके से देख लें, A1 क्या आएगा 200 अपॉन में 10,000, तो 10,000 से फिर से 2 जीरो गया, कितना मीटर स्क्वायर है ना, तो क्या आ गया 2/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ कई लोग आप इसको 1/50 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी अपन टेंशन नहीं ले। तो ये हो गया बच्चों एरिया और ये हो गया वेट। तो बस प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो P1 लिख रहे हैं तो इसलिए हम एरिया A1 लेंगे, 50 अपॉन में क्या लिख ले 2/100। ठीक है, इतना। अब बच्चों यूनिट क्या आएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही तो हम पास्कल बोलते हैं, इसीलिए ये मीटर स्क्वायर इसीलिए हम लोग किए ताकि हम पास्कल लिख पाए। ठीक है, नहीं तो हमको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको एसआई यूनिट में चाहिए, इसलिए करा अपन। तो आपका 100 कहाँ चला जाएगा बच्चों ऊपर, तो P1 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा बच्चों आपका 2 से इसको डिवाइड कर लें 25 आ गया, और 25 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2500 पास्कल, ये P1 आ गया 2500 पास्कल। ठीक है, इसी तरीके से
P2 निकाल लें। जब एरिया ज्यादा था उस केस में देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप फिर से 50 अपॉन में 8 अपॉन 100 है ना। अब ये 100 फिर से ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5000 अपॉन में 8, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या डायरेक्ट मैं पास्कल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 6, अब बचा भी 2, फिर यहां से तो कितना आ गया बच्चों, 625। तो इस बार प्रेशर आया 625 पास्कल और इस बार प्रेशर आया 2500 है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों, इस बार क्या है, इस बार एरिया कम है तो इसीलिए प्रेशर क्या आया 2500 पास्कल, और इस बार एरिया ज्यादा है तो इसीलिए प्रेशर क्या आ गया 625 पास्कल ही आया बस, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, नोट कर लो आप लोग। आगे देख लेते हैं प्रेशर से रिलेटेड बच्चों कुछ डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो सम फिनोमिना को, उसको आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो यही दिया है, द फैक्ट इन्वॉल्विंग थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड। तो सबसे पहले नेल है फ्लैट टॉप बट पॉइंटेड सरफेस। तो जो आपके कील होता है बच्चों, तो कील का जो टॉप होता है वो क्या होता है, टॉप तो बच्चों आपका फ्लैट होता है, और लेकिन जो आपका उसका जो इंड होता है वो पॉइंटेड होता है ना, पॉइंटेड। तो यहाँ पे ये एरिया क्या है बच्चों, स्मॉल, और एरिया स्मॉल इसीलिए रखते हैं ताकि सेम अमाउंट का फोर्स लगा के हम ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके, और जिससे वो जो कील हो या जो नेल हो वो दीवार में इजीली इंसर्ट हो सके, ठीक है। तो हम लोग का पॉइंटेड रखने से इजीली जा सकता है। अब वही अगर आपको देखना है कि नहीं सर ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या करना है, एक दिन उल्टे करके फिर दीवार में ठोकना, देखना कितने टाइम में चला जाता है आपका, है ना। क्या करना, ये वाले सरफेस को दीवार की तरफ करके फिर ठोकना, देखना बहुत ज्यादा आप मेहनत कर लोगे फिर भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत कम दीवार के ऊपर क्रिएट होगा, तो कील अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला तो ये कटिंग आइटम जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब का जो एज होता है बच्चों वो शार्प होता है। तो आप देखना जिस साइड से काटा जाता है, चाकू आप घर पे देख लेना, जिस साइड से कटता है तो उसका देखोगे आप बहुत पॉइंटेड सरफेस होता है, जबकि उसके उल्टे साइड देखोगे तो उसका एरिया जो होता है मोटा होता है, थिक होता है। तो आप उल्टे साइड काटोगे तो एरिया ज्यादा है तो वो कम प्रेशर क्रिएट करेगा, तो आपका सब्जी इजीली नहीं कटेगा। लेकिन वही जो आपका शार्प एज वाला, तो शार्प एज वाले में एरिया कम है इसीलिए वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है, और मूली गाजर सब आप इजीली कट कर लेते हो, क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि ट्रैक्टर का टायर वगैरह हम लोग जो देखते हैं वो ब्रॉड बनाया जाता है, तो वो इसीलिए बच्चों क्योंकि ट्रैक्टर हैवी होता है और उसको खेत वगैरह में भी गीली मिट्टी में भी ले जाना होता है। तो अब गीली मिट्टी में बच्चों वो क्या करेगा, अगर उसका टायर पतला होगा तो वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, धंस जाएगा, ट्रैक्टर बाहर जाएगा ही नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं बच्चों, एरिया बड़ा करते हैं टायर का, ताकि प्रेशर जो है गीली मिट्टी के ऊपर कम हो और वो इजीली चल सके। और साथ में वो ग्रुप्स बनाए रहते हैं बच्चों, तो ग्रुप्स उसके आप खांचा देखोगे टायर के ऊपर, तो वो इसलिए ताकि आपका फ्रिक्शन वहां पे मिलता रहे, ताकि स्लीप ना करे आपका टायर, है ना। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो स्लीप करने लगता है ना, फ्रिक्शन रहता है तो स्लीप नहीं करके वो रोल करता है तो आगे बढ़ता रहता है, क्लियर है। तो आप बच्चों ध्यान से समझना शुरू करोगे तो आपके आसपास ही चीजें हैं, पूरा फिजिक्स आपके आसपास ही है, ठीक है। चलो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो ना, ये जो ट्रैक्टर है इसका ये जो ग्रुप्स बना है, तो ये ग्रुप्स बच्चों ये जो खांचा बना है ये इसलिए बना है, ग्रुप्स प्रेशर के लिए, सॉरी फ्रिक्शन के लिए, ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो, मतलब स्लिप ना करे। और ये वाइड क्यों बनाया है, टायर को वाइड इसलिए बनाया ताकि ज्यादा एरिया हो और प्रेशर कम एग्जर्ट हो। अब यही बच्चों आप देखो ये जो बैग है, तो ये बैग जो बच्चों आपके जितना पोर्शन कंधे पे आता है तो उसको वाइड बनाया है, लेकिन जो पोर्शन आपके कंधे के नीचे इधर रहता है साइड में उसको बहुत कम बनाया है। तो ये कंपनी वाला चाहता तो ये पूरा ही स्ट्रिप इतना ही पतला बना सकता था ना, इसका कपड़ा बचता,
जितने में ये एक का बना रहा है उतने में वो 2 बैग के लिए बना देता स्ट्रिप, तो उसको तो फायदा होता ना। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे वाइड इसलिए करा है ताकि आपके कंधे के ऊपर कम प्रेशर एग्जर्ट हो। तो कम प्रेशर एग्जर्ट होगा तो आपके कंधे का बोझ कम होगा, क्योंकि पता है ना बहुत ज्यादा प्रेशर है आजकल के बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी वाले पूरा फिजिक्स अप्लाई करते हैं ताकि आपका यहाँ पे एरिया ज्यादा करके आपके कंधों के ऊपर प्रेशर कम मतलब बोझ कम, आपके कंधे का बोझ घटा रहे हैं वो। तो कितना अच्छा है ना बच्चों। और वही बात आता है बच्चों ये कैमल का, देखो तो कैमल बच्चों इजिली जो है सैंड के ऊपर चल लेता है, लेकिन हॉर्स नहीं। तो हॉर्स का जो आप वो देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो उसका हुफ देखोगे तो वहां पे देखोगे वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, ग्रूव्स टाइप का, है ना। तो वो सैंड में धंस जाता है, क्यों? क्योंकि उसका पॉइंटेड होता है, तो पॉइंटेड होता है तो कम एरिया तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो वो सैंड में धंस जाएगा। लेकिन इसका देखो बच्चों कैमल का, तो ये क्या है, फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस तो एरिया ज्यादा तो वो फिर प्रेशर कम अप्लाई करेगा सैंड के ऊपर, इसीलिए जो है कैमल चल पाता है इजिली। तो देखो ना बच्चों ये कितना अच्छे से ये सब चीजें ऑटोमेटिक हमारे नेचर ने बनाया है चीजों को बहुत ब्यूटीफुली। ठीक है, तो जब आप एक बार समझना स्टार्ट करोगे तब आपका इंटरेस्ट जगेगा कि कितना जानकार है कि जो जिसको सैंड के ऊपर चलना है उसका फ्लैट सरफेस बना मतलब पैर बनाया गया है, जिसको दौड़ने के लिए बनाया गया है इधर प्लेन एरिया के लिए, तो उस वहां पे घोड़े वगैरह को वहां पे देखो कैसे बनना है उनका पैर। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, तो मजा आता रहेगा आप लोगों को फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा प्रेशर इन साइड ऑफ फ्लूइड है ना, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जब भी आप पानी के अंदर जाते हो है ना, पानी के अंदर जाते हो तो आपके फिर क्या होगा, आपको कुछ भारीपन महसूस होता है? नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत अंदर जाते नहीं एक्चुअली ना, बहुत अंदर जाके नहाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि मैं आपको क्या कहूँ, आपके सर के ऊपर अभी कोई वो नहीं बैग, अब आप क्या करो, इसी के ऊपर एक बुक रख लो, मोटी मोटी बुक लो है ना, एक और बुक रखो, एक और बुक रखो, एक और बुक रखो, ऐसे करते जाओ। तो जब आप एक बुक रखोगे तो उस टाइम पे कितना प्रेशर आपको ऊपर लगेगा? जैसे आपने देखा ना बॉक्स, जब उस टेबल टॉप के ऊपर बॉक्स रखा तो बॉक्स प्रेशर क्रिएट कर रहा था ना टेबल के ऊपर, जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने वो प्रेशर क्रिएट कर रहा था ना। उसी तरह बुक है तो बुक का भी तो वेट है, तो वो आपके सर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब एक बुक है तो कम, जब 2 बुक आ गया, 3 बुक आ गया, तो अब वेट आपका क्या हो गया, उसका ज्यादा हो गया, तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा ना। इसी तरीके से आप क्या करो, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है सर, अब आप बताओ जैसे जैसे आप यहाँ पे अंदर जाओगे तो अभी आपके ऊपर इतने लिक्विड का प्रेशर लगेगा, यहाँ पे आप खड़े हो गए तो अब क्या होगा, आपके ऊपर ये जितना पूरा लिक्विड है वो सभी आपके ऊपर रहेंगे, तो वो सभी आपके ऊपर वेट लगाएंगे, तो अब वेट लग रहा है तो फिर प्रेशर क्रिएट होगा ही। तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो एक आदमी यहाँ पे है कम पानी के अंदर, एक है जो बहुत अंदर है पानी के अंदर, तो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड। तो यही चीज लिखा हुआ है बच्चों। तो पहले तो फ्लूइड का मतलब बच्चों सभी लिक्विड और गैसेज, केवल वाटर के लिए नहीं, ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये ऐसा सभी लिक्विड करते हैं और साथ में गैसेज भी करते हैं। गैस के अंदर भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो भी वही सब फिनोमेना हो रहा होगा जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, करा सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, मैंने बताया कि जो बुक है, जो बैग रखोगे या जो टेबल टॉप के ऊपर बॉक्स रखा था, वो सभी अपने वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो सिमिलरली कह रहा है कि फ्लूइड है वेट, तो जाहिर सी बात है वाटर के पास भी तो वेट है ना, तो वो भी क्या करेगा, वेट एक्सर्ट करेगा, और उस मींस वेट होगा उसका और उस वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर या लिक्विड प्रेशर। ठीक है, वाटर के लिए बात कर ले तो लिक्विड प्रेशर, क्योंकि लिक्विड के वेट की वजह से जो प्रेशर लगेगा। इसी तरीके से बच्चों हम अपने अर्थ के ऊपर हैं, तो अर्थ क्या है, चारों तरफ से एटमॉस्फेयर के से घिरा हुआ है ना, तो सभी एयर का भी तो कुछ ना कुछ वेट होता है, बहुत कम वेट होता है लेकिन होता है एयर का वेट। तो उन सभी एयर के वेट के वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर लगता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं।
ये आपका लिक्विड की वजह से लग रहा है तो लिक्विड प्रेशर बोला जाता है। तो अब बात आती है बच्चों की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला बता दे आपको। तो सपोज करो बच्चों आप एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, है ना, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और अब आप जाके एकदम बॉटम पे जाके आप बच्चों लेट गए, है ना, स्विमिंग पूल में, ठीक है, ये बॉटम पे। तो ये जो है अर्थ सरफेस से, ये जो बॉटम है आपका क्या, अर्थ सरफेस नहीं, वाटर सरफेस से, है ना, वाटर सरफेस से जहां तक पानी है उससे कितना डेप्थ नीचे, है ना, क्या बोलते हैं, डेप्थ। जितना डेप्थ आप नीचे गए उसका एच मैं मान लेता हूं, और मैं मान लेता कि ये जो वाटर है उसकी डेंसिटी या जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। क्या, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या, लिक्विड की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड इस कंटेनर या उस तालाब के अंदर है उसकी डेंसिटी, और एच आपका क्या है, लिक्विड के सरफेस से कितना नीचे आप गए हो वो, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी, ठीक है। तो इन तीनों बात पे ही डिपेंड करता है। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला आता था वो होता है रो जी एच, है ना, क्या, रो जी एच, कितना प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, तो रो लिक्विड की डेंसिटी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस जगह की बात हो रही है वहां पे, एच आपका कितना सरफेस से नीचे आप गए हो, वही आपका क्या होता है, लिक्विड की वजह से प्रेशर एक्सर्ट जो होगा वो कैलकुलेट कर पाओगे। अब बच्चों ये जो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड द लिक्विड। मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी भरा हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P के ऊपर, तो ये P पॉइंट जो होगा बच्चों इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर इधर, मतलब ये हर उस पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में जो होगा बच्चों प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे ये प्रेशर के लिए बच्चों आपको वो दिक्कत नहीं है कि मतलब इस डायरेक्शन में प्रेशर अलग होगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर अलग होगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर अलग होगा। इसीलिए बच्चों प्रेशर को एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, केवल हमको मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या, ये जो P पॉइंट है वो किसी भी डायरेक्शन में देखो, इस साइड, इस साइड, इस साइड, दाएं बाएं सभी तरफ वो क्या होगा, सेम प्रेशर, इस P पॉइंट पे सेम प्रेशर सभी जगह से सभी तरफ से लग रहा होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द लिक्विड एट रेस्ट exert equal pressure at all those points which are in one level inside the liquid। कह रहा है लिक्विड के अंदर अगर जितने पॉइंट हो वो सभी सेम लेवल पे हों तो उनके ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या मतलब है सर, तो मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया P चलो हो गया, तो Q R, एक पॉइंट है S, ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चों, सेम डेप्थ के अंदर हैं, सरफेस से सेम डेप्थ पे QRS है। तो इन सभी के ऊपर बच्चों जितना प्रेशर क्यूब के ऊपर लग रहा होगा उतना R उतना S के ऊपर, क्योंकि सभी क्या है, सेम लेवल पे है ना, सेम लेवल पे है, तो सभी पॉइंट के ऊपर सेम प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। साथ में बच्चों कह रहा है कि लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस बट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। कह रहा बच्चों ये शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, ये जो कंटेनर का शेप इस तरह, चाहे ऐसे हो, चाहे कंटेनर का शेप बच्चों इस तरीके से हो, है ना, चाहे कंटेनर का शेप इस तरीके से हो, है ना, अगर सभी के अंदर जितना हाइट यहाँ पे है h उतना अगर ये भी है और यहाँ पे भी ले ले उतना डेप्थ पे ये भी ले, सभी h के अंदर रहें तो इनके शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द फ्लूइड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सभी के केस में सेम प्रेशर इस पॉइंट पे एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे फिर कह रहा है कि हाँ ये डिपेंड करता है कि डेप्थ अगर चेंज हुआ, मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ कि P और एक ले रहा हूँ R, तो आप देख रहे हो P पॉइंट जो है बच्चों कम डेप्थ पे है और R पॉइंट ज्यादा डेप्थ पे है, तो R के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा और P के ऊपर कम प्रेशर लगेगा। ये होगा, जितने गहराई में आप जाओगे बच्चों उतने ही ज्यादा प्रेशर होगा, उतने ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे हो तो बस इतना फ्लूइड है जो कि आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है,
जब आप आर पे आओगे बच्चों तो ये पूरा आर के ऊपर जितना पूरा लिक्विड होगा वो सभी प्रेशर लगा रहे होंगे, सभी लिक्विड का वेट काम कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आर के केस में ज्यादा प्रेशर लगेगा। क्लियर है। और बच्चों ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा P इक्वल रो जी एच, तो P इक्वल रो जी एच बच्चों इस पॉइंट पे प्रेशर जितना लग रहा है उसकी वैल्यू है रो जी एच। अब आप बताओ बच्चों ये तो बस लिक्विड की वजह से इतना प्रेशर लग रहा है ना, और ये कहाँ पे है, ये कंटेनर अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो इधर क्या होगा, सब चारों तरफ से एयर भी तो है ना, तो मतलब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा। तो अगर नेट प्रेशर बात करें, क्या नेट प्रेशर की बात करें, नेट प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फिर वो दोनों मिला के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के प्रेशर, तो इस पॉइंट पे ये लिक्विड भी तो लगा रहा है प्रेशर और साथ में यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी लगा रहा होगा पी नॉट, ठीक है। तो वही बोला जाता है पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। और पी नॉट की वैल्यू मैंने बताया बच्चों आपको 1 ATM के बराबर होता है। क्या 1 ATM मैंने बताया कितना, लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। 1.013 इंटू 10⁵, और वो आपका वही होने वाला है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10⁵ के ही बराबर आएगा। तो यही बोल रहा है लास्ट वाला पॉइंट, वही टोटल सर जो आपका प्रेशर बता रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर अलग, दोनों मिला के टोटल प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसमें जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो जरूर समझ में आया होगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी। और साथ में अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भी।